गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग अपने चैप्टर के थर्ड पार्ट में आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि थर्ड पार्ट में हमें किस किस नए टॉपिक को पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या है, ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। फिर हम लोगों ने उसमें देखा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और बर्लिन क्राइसिस के बारे में डिटेल में देखा था। फिर हम लोगों ने देखा कि इसी से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो ट्रीटी आई थी उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो कई ऐसे ट्रीटी आई थी जो कि दोनों देशों की विचारधारा, बढ़ती विचारधारा के कारण जो परमाणु हथियारों का निर्माण हो रहा था उस पर रोक लगाने के लिए ऐसी संधियां आई थी। तो इन कारणों को हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्या कारण थे शीत युद्ध की उत्पत्ति के। इन सब कारणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध ने विश्व को दो गुटों में बांट दिया था, यूएसए और यूएसएसआर। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही विश्व दो महाशक्तियों की शत्रुता के कारण दो गुटों में बंटकर द्विध्रुवीय यानी कि बाइपोलर हो गया था। यूएसए को पहली दुनिया और यूएसएसआर को दूसरी दुनिया कहा गया। इसी चैप्टर के दौरान हमें एक और टॉपिक के बारे में जानना ज़रूरी है जो कि है नेम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट या हम जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कह सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने शीत युद्ध की समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसए ने अपनी आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा को विश्व में फैलाने के लिए नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक संगठन बनाए। उसी के अगेंस्ट में यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया था। इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया है, पर अब हमें यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ना है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम जानते हैं कि शीत युद्ध का कार्यकाल काफ़ी लंबा यानी कि लगभग 45 वर्षों तक चला है। इसकी शुरुआत 1945 से हो चुकी थी। ऐसे ही कठिन समय में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कई कंट्रियां जो स्वतंत्र हुई थी, इन्हें ही तीसरी दुनिया की देश भी कहा जाता है, अर्थात जिन्हें हम विकासशील या डेवलपिंग कंट्री भी कह सकते हैं। इन नए स्वतंत्र हुए देशों के पास दो ही ऑप्शन था, या तो ये यूएसए के गुट में शामिल हो जाएं या फिर यूएसएसआर के गुट में। ऐसे में इन देशों के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था वो काफ़ी मददगार साबित हुई। पर ये नौ स्वतंत्र देश ना तो यूएसए के गुट में जाना चाहती थी और ना ही यूएसएसआर के गुट में, इसलिए इन देशों ने गुट निरपेक्षता का रास्ता चुना। तो हम लोग देखेंगे कि गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई और ये क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें नए स्वतंत्र हुए देशों के साथ 25 देशों ने भाग लिया था। भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बहुत गहरा संबंध रहा है, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि नव स्वतंत्र यानी कि नई स्वतंत्रता जिन देशों ने पाई है उनके लिए कुछ नई शुरुआत की जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकर्नो, मिस्र के सेकंड प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर, घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट एनक्रुमा और युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रॉज टिटो थे। यहाँ पर हम जैसे कि नामों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन 5 देश के जो हेड थे ये फाउंडर्स थे, ये ही नाम के या नॉन अलाइंड के संस्थापक थे। इन 5 देशों के द्वारा युगोस्लाविया के बेलग्रेड सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। जब 1961 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, उसमें साउथ एशिया तथा साउथ अफ्रीका की काफ़ी कंट्रियां शामिल हुई थी। अभी वर्तमान में भी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होते हैं और अभी वर्तमान में 120 देश इसमें शामिल हैं। यह अभी भी अस्तित्व में है, यानी कि अभी भी गुटनिरपेक्षता के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे कि इसे बनाने के उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला पॉइंट यहाँ पर कि देशों के बीच सहयोग यानी कि कोऑपरेशन अमंग
दिस कंट्री, ऐसे देशों के बीच क्या करना था, आपसी में सहयोग स्थापित करना था। फिर सेकंड हम लोग देखेंगे कि क्योंकि ये शीत युद्ध के दौरान आया, यानी कि कोल्ड वॉर के बीच में आया है, तो कहीं ना कहीं ये उसके तनाव को कम करने के लिए आया था। और थर्ड हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष ने शीत युद्ध में मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, यानी कि दो देशों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके बीच इसने मीडिएटर बनकर के अहम रोल निभाया था। गुटनिरपेक्ष के अब तक 18 समिट्स हो चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 7 जो समिट हुआ था भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था इस सम्मेलन को करने का, या इस गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य था कि अल्प विकसित देशों को साथ लेकर के चलना। तो हम इसमें देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष कहीं ना कहीं मीडिएटर बन रहा था, जो कि शीत युद्ध को खत्म भी या समाप्ति करना चाह रहा था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता क्या है, या व्हाट इज़ नॉन अलाइंड। तो इसके हम लोग जवाब में यहाँ पर देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में विभाजित था। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य था दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों में शामिल ना होना, शीत युद्ध की निंदा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग में योगदान देना। द पॉलिसी ऑफ नॉन alignment emerged in the environment of Cold War created by the two superpowers. Non-alignment means keeping aloof from military blocs of the two superpowers. Its real meaning is maintenance of good relation with all countries of the world and the render full cooperation for the sake of international peace and security. तो अब हम लोग देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य क्या थे। तो इसके उद्देश्य हम लोग पहला यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, शीत युद्ध से दूर रहना। सेकंड देखेंगे सभी देशों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना, फ्रेंडली रिलेशन बनाना। थर्ड देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना। नेक्स्ट देखेंगे परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तो ये जो नेम है या नॉन अलाइंग पॉलिसी या गुटनिरपेक्ष नीति हम लोग कहेंगे, ये अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका क्या थी। देशों के बीच फ्रेंडशिप रिलेशन बनाना, किसी भी प्रकार के आर्म्स को नहीं बनने देना, यहाँ पर आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता के दौरान ही आई थी। इसके बाद एक और नया टॉपिक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नियो, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको कि हम लोग नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश तथा कई ऐसे देश हैं जो विकासशील या डेवलपिंग कंट्री हैं, और उन्हें भी विकसित देश या डेवलप्ड कंट्री की तरह क्या करना, आगे बढ़ना। कोई भी आज के युग में पीछा रहना नहीं चाहता। हर देश चाहता है कि हम लोग क्या करें, आगे बढ़ते जाएं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के द्वारा, चाहे इकोनॉमिकल सिचुएशन से आगे बढ़े। हर बैकग्राउंड से वो लोग क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विकासशील देशों की दशा सुधारने के लिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर सामने आया, यानी कि जितने भी विकासशील देश, वो समय क्या हो, स्थिति ही ऐसी थी कि विकासशील देश चाहते थे कि उनकी स्थिति, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1950 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में विकासशील देशों की संख्या बढ़ने लगी। इसलिए यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक मुद्दा उठाया कि इस पर विचार किया जाएगा और इसके लिए एक अलग से मंच बनाया जाए, ताकि जो भी विकासशील देशों से संबंधित समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। इसलिए 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार व विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रचना हुई, जिसे तीसरी दुनिया या विकासशील देशों के 77 देशों ने उल्लेखनीय काम किया है, इसमें भाग लिया और काम भी किया, इसलिए इन देशों को G77 का भी नाम दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, जो इसका उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था ऐसी हो जो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता दे सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्री, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि विकासशील देशों को भी क्या फाइनेंशियल एड या जो भी सहायता मिल रही है वो मिल सके। सेकेंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देशों के बीच व्यापार की शर्तें न्यायपूर्ण हो। इक्विटेबल कंडीशंस ऑफ ट्रेड शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल स्टेट्स, सभी देशों के साथ या सभी देशों के लिए एक ही समान क्या हो, व्यापार संबंधित नियम या नीतियाँ हो। यहाँ पर थर्ड हम लोग देख रहे हैं, विकसित देश विकासशील देशों में अपनी पूंजी निवेश करे। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्री। एंड लास्ट यहाँ पर हम लोग फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं कि विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे विकासशील देशों को अपनी नई तकनीकी प्रदान करें, नई टेक्नोलॉजी को वो उनको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना। डेवलप्ड स्टेट्स टू ट्रांसफ़र देयर न्यू टेक्नोलॉजी टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो हम लोग देखते हैं कि इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या जिसको हम लोग शॉर्ट में नियो भी कहते हैं, इस व्यवस्था ने विकासशील देशों को काफ़ी लाभ पहुंचाया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि कैसे गुटनिरपेक्षता की नीति आई, उसने मीडिएटर का काम किया, फिर जितने भी नए स्वतंत्र राष्ट्र थे या विकासशील देश थे उनके लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक ऐसा मंच बनाया गया जिसके द्वारा उनकी दशा सुधारी जा सके। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, ये हमारा अंतिम टॉपिक है, भारत और शीत युद्ध का क्या संबंध था। जैसे कि हम जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष नीति के संस्थापक के रूप में या जो फाउंडर्स के रूप में हमारे देश के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इनका कहना था कि भारत जो है इन दोनों महाशक्तियों के गठबंधन से दूर रहेगा, तथा इन्होंने जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उनके डेवलप के लिए क्या किया था, आवाज़ उठाया था। और भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया था उन्होंने कि उसकी यह नीति होगी या पॉलिसी होगी कि वे किसी भी युद्ध या शीत युद्ध के साथ नहीं है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग में सभी के साथ हैं। भारत ने शीत युद्ध के तनाव को भी कम करने की कोशिश की थी। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जो शीत युद्ध चल रहा था इसका क्या प्रभाव पड़ा था। इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसने जो कोल्ड वॉर चल रहा था या जो शीत युद्ध चल रहा था, इसने पूरे विश्व में भय और आतंक का माहौल उत्पन्न कर दिया था। सेकेंड हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि परमाणु शस्त्र से होने वाली विनाश की आशंका बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, दोनों देश या अन्य देशों के बारे में देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और परमाणु हथियारों का निर्माण भी हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे इस शीत युद्ध के कारण ही सीटो, सेंटो, नाटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का भी निर्माण हुआ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी अवहेलना की गई। कैसे उसकी अवहेलना की गई, हम लोग जानते हैं कि शीत युद्ध 1945 में ही क्या हो गया था, शुरू हो चुका था, और 1945 में ही यूएनओ का भी क्या किया गया था, गठन किया गया था या बनकर के तैयार हुआ था। और यूएनओ का उद्देश्य क्या था, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। पर उसके बावजूद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शीत युद्ध हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हथियारों का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। फिर विश्व में नवोपनिवेशवाद का जन्म हुआ, यानी कि नियो कॉलोनियलिज्म, जिसकी परिभाषा घाना के राष्ट्रपति एन क्रुमा ने दी थी। नियो कॉलोनियलिज्म क्या है, यानी कि कमज़ोर राष्ट्रों को जो शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा जो फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है, उसके बदले वो लोग क्या करते हैं, उन पर अपनी नीतियाँ थोपते हैं। वही चीज़ है नियो कॉलोनियलिज्म या नव उपनिवेशवाद। और यही चीज़ जो था ये शीत युद्ध के दौरान ये हम लोगों को देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे शीत युद्ध के दौरान क्या क्या चीज़ें हमारे विश्व में क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं या क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम लोग देखेंगे अंत में कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर अपना अलग अलग गुट बना रहे थे, अलग अलग गुट बना रहे थे, यानी कि यहाँ एक कैपिटलिस्ट ग्रुप बन रहा है और एक कम्युनिस्ट ग्रुप बन रहा है। और इस युद्ध के द्वारा यह बताने की भी कोशिश की गई है कि कैसे कोई शक्तिशाली देश अपनी विचारधारा या आइडियोलॉजी को दूसरे देशों पर जबरन क्या करता है, थोपने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल एड दे रहा है और उस पर अपनी नीतियाँ क्या कर रहा है, थोप रहा है। और हम देखेंगे कि कैसे विश्व मंच पर दो शक्तिशाली देश क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किस चीज़ की लड़ाई हो रही है, विचारधारा की लड़ाई, यानी कि आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है। पर कहीं ना कहीं जब युद्ध हो रहा है तो किसी का भी विनाश होना या किसी एक की हार तो निश्चित ही है। तो इस युद्ध में भी हम लोग देखेंगे कि ऐसा ही हुआ। इसमें यूएसए जो है, यूएसए का जो पड़ला जो कहेंगे वो क्या हो गया, भारी पड़ गया यूएसएसआर के सामने। और पूरे देश के पूरे विश्व के सामने जो है अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया है। और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जो है वो कमज़ोर देश के रूप में सामने आया और वो उसकी हार हो गई। तो हम लोग देखेंगे कि विचारधारा की लड़ाई में एक देश हारा और एक देश जीता, और कैसे एक देश पूरे विश्व पर अपने आप को नंबर 1 की पोजीशन पर इस्टेब्लिश कर पाया। तो यहीं पर हम लोग हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। पर हम लोग इसको आगे के चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे जो है शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर हारा, कैसे उसकी जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई और उसका विघटन कैसे हो गया, कैसे वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।